तो ये स्टूडेंट की कुछ रिक्वेस्ट है क्या, जो 6 का बैच है वो शाम में अपन 6:10 को स्टार्ट करें। तो कुछ बच्चों की 6:15 की रिक्वेस्ट आई है, बिकॉज उनकी 6 बजे तक की और जगह पे बैचेस होती है, तो फिर वो वहाँ से भाग दौड़ करके आ रहे हैं। तो अभी बेटा ये जो आएंगे ना इधर से अंदर बच्चों को, अब ये होगा कुछ दिन ऐसा कि जब आप मतलब यहाँ पर इस बैच को भी ओवरलैप करने के बाहर सब टाइम किए जाएंगे। मतलब बाकी जो बैचेस है आप जहाँ से बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो कैप्सूल के कुछ अदर कैप्सूल के जो ओनर्स है वो शायद अपने बैच को ओवरलैप करने की कोशिश कर सकते। तो अपने 2 टाइमिंग है, एक सवेरे 11 से 1 है और एक शाम में 6 से 8 है। तो कल से जो बैच रहेगा आपका 6:15 बजे मैं स्टार्ट करूँगा। मैं 6:05 को आ गया था यहाँ पे, 6:10 को स्टार्ट करते थे पर, बट बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर 6:15 तक के 6:20 तक के बोल रहे थे, बच्चे दूर दूर से आते हैं क्लास के लिए, तो 6:20 तक के पॉसिबल नहीं है। अपन 6:15 से लेक्चर स्टार्ट करा करें, तो लाइव भी 6:15 को जाया करो, है ना। बच्चे 6 बजे से ओपन करके बढ़ जाते हैं ऑनलाइन वाले, तो सोचते होंगे सर दिख क्यों नहीं रहे। तो ऐसा है कि 6:15 से अपन स्टार्ट करें। चलो ठीक है, आज अपन शायद से अपना मूल कंसेप्ट आज पूरा हो जाएगा, और फिर अपन एनसीईआरटी बुक के भी अपन आज जो न्यूमेरिकल से वो भी लेंगे, और उसको रीडिंग वाला पॉइंट लेंगे जो काम के। 2 थ्योरी के आर्टिकल अपने समझना बाकी थे, उन 2 थ्योरी के आर्टिकल से अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे कंबशन रिएक्शन। कल हमने फॉर्मेशन रिएक्शन देखे थे, ठीक है। और आज अपन देखेंगे कंबशन रिएक्शन। तो कंबशन रिएक्शन चलो तो अरे कंबशन रिएक्शन पर एनसीईआरटी बुक में मोल कंसेप्ट चैप्टर में 2 न्यूमेरिकल है। वो दोनों न्यूमेरिकल बैलेंसिंग के बाद आपको जम जाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन तो नीट के एग्जाम में, जेईई के एग्जाम में रहते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले तो कंबशन रिएक्शन आपको बैलेंस करना सीखना चाहिए। जो बच्चे कल अब्सेंट थे उनको मैं बता दूं कि कल अपन ने फॉर्मेशन रिएक्शन का बैलेंसिंग देखे थे। फॉर्मेशन रिएक्शन का बैलेंसिंग कंबशन से थोड़ा डिफिकल्ट है ना। तो वो कल ऑलरेडी हो चुका, कल के लेक्चर में देख लेना। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अपना मोल कंसेप्ट का कौन सा लेक्चर है, 5th लेक्चर है, 5वां लेक्चर है। अपने ट्यूसडे से बैच स्टार्ट करे थे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और आज का सैटरडे। तो अपन ने 20 जून से बैच स्टार्ट करे थे। चूंकि आज 24 जून है, तो ये अपना 5वां लेक्चर है। और पहले 4 लेक्चर ऐप पर अवेलेबल है विद द PDF नोट्स। तो जिस बच्चे को लगता है कि अपना एक भी क्वेश्चन नहीं जानना चाहिए, पूरा बेसिक समझना चाहिए, और आज का पहला दूसरा दिन हो, तो ऐप पर जाके पहले के लेक्चर देखो। अब तो रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है। अब वो डायरेक्ट अपन कंबशन रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे। कंबशन रिएक्शन बैलेंस करने के लिए सबसे पहले एक बात समझ लो, जिस कंपाउंड का आपको कंबशन करना होता है, जैसे मान लो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, या अल्कोहल के एग्जाम्पल, या एसिड के एग्जाम्पल, या बेंजीन, सुक्रोज, ग्लूकोज, ये ऐसे जो इस टाइप के जो कंपाउंड, जनरली कंबशन किसका होता है, हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स का होता है। सबसे पहले क्लियर कर लो कंबशन रिएक्शन किसकी देखी जाती है, हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स। जैसे कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इनका कंबशन है, या इनके बनने वाले डेरिवेटिव जैसे कि अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, सच टाइप ऑफ कंपाउंड, इनका कंबशन है। यही आपके सिलेबस में है। और कुछ टिपिकल एग्जांपल है जैसे कि कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कंबशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ये ऐसे 1-2 टिपिकल एग्जांपल भी देखने के लिए मिलेंगे। तो जैसे कि अपन कंबशन रिएक्शन देख रहे हैं, हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करेंगे। सबसे सिंपल एग्जांपल कंबशन का मीथेन का है। जैसे CH4, अपनो फिजिकल स्टेट के साथ लिखना पड़ेगा, CH4 गैस प्लस O2 गैस, इट गिव CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। अब एक बात ध्यान में रखना, कंबशन रिएक्शन में हमेशा प्रोडक्ट के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेंगे। और ये एक जनरल क्वेश्चन आता कि हाइड्रोकार्बन या कोई डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन लो, जैसे ईथर ले लो, तो ईथर भी एक तरह का डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में आएगा। मतलब बेसिकली ईथर अल्कोहल से बनता है और अल्कोहल अल्केन से बनती है।
अल्केन के हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव अल्कोहल है और अल्कोहल का अल्कोक्सी डेरिवेटिव अल्किल डेरिवेटिव जो है अल्कोहल का अल्किल डेरिवेटिव ईथर है ना। तो ईथर बेसिकली अल्कोहल का डेरिवेटिव बन गया और अल्कोहल अल्केन का डेरिवेटिव बन गया। इस तरह से ईथर अल्कोहल दोनों भी अल्केन के डेरिवेटिव में आ गए। या आप डायरेक्टली अल्केन से भी ईथर बना सकते अल्कोक्सी ग्रुप डाल के, तो ये तो अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे। इन शॉर्ट समझ लो, थोड़ी देर के लिए अल्केन के ही खानदान के चिराग है अल्कोहल और ईथर। अब ईथर लो या अल्कोहल लो, अब क्वेश्चन आया आपको ईथर ऑन कंबशन गिव, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है। तो ईथर या कोई भी हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव का जब भी कंबशन होगा तो एज अ प्रोडक्ट हमको CO2 गैस और H2O लिक्विड बनेगा। CO2 गैस और H2O लिक्विड, ये फिक्स है। अब मीथेन हो गया, मीथेन के बाद अपन अगले लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल C2H5 बॉन्ड OH, इथिल अल्कोहल लिक्विड, इसका भी कंबशन करेंगे तो O2 गैस इट गिव CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड, फिक्स है। तो इस तरह से ये कंबशन रिएक्शन होगा। चलो अब जरा बोर्ड पे देखो रे, एक रिएक्शन में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं चेक करना। जब कभी भी कंबशन होता है तो O2 गैस की रिक्वायरमेंट होती है। ये बहुत सालों पहले लियो सायर ने बताया था। तो एंटोनी लियो सायर, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है, ये उसका नॉलेज था कि कंबशन रिएक्शन विदाउट ऑक्सीजन पॉसिबल नहीं है। तो जब कभी भी कंपाउंड का कंबशन होगा तो ऑक्सीजन गैस लगेगा। जैसे अगर कोई चीज़ जलाना हो तो हमको डीजल, पेट्रोल, घासलेट लगेगा, माचिस भी लगेंगे साथ में। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, कंबशन रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट होती है, विदाउट ऑक्सीजन गैस कंबशन पॉसिबल नहीं है। ये एंटोनी लियो सायर का बोलना था, है ना। उसको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है। ये टॉपिक पहले बोर्ड बुक में 11 के चैप्टर में दिया था, ये वाला पॉइंट अब नहीं NCERT बुक के अंदर, बट नॉलेज के लिए बता रहा कि लियो सायर का बताना था कंबशन ऑक्सीजन की मदद से होता है। एक बात बेटा, ये लाइट बंद कर दी होगा, बस ठीक। अब कंबशन रिएक्शन जब होगा तो जिस कंपाउंड का कंबशन करना है उसका 1 मोल आपको रिएक्टेंट साइड लेना है। जिस कंपाउंड का कंबशन करना है उसका 1 मोल रिएक्टेंट साइड लेना है। साथ में O2 गैस, अब कंपाउंड बदल रहा है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर फिक्स है। जैसे O2 गैस गिव CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड, O2 गैस गिव CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड, ये फिक्स हो गया, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ मीथेन O2 गैस। अब जो कुछ भी बैलेंसिंग करना है वो कितना सिंपल बैलेंसिंग है। कार्बन हाइड्रोजन का बैलेंसिंग आप ओरली ध्यान में रखो। इसमें जितने कार्बन रहेंगे मेन रिएक्टेंट में जिसका कंबशन करना है, इसको हम कहेंगे कंबशन ऑफ मीथेन। जितने कार्बन रहेंगे उतने CO2। तो इसमें कार्बन कितने हैं? तो 1 CO2। हाइड्रोजन कितने हैं? तो उसके आधे H2, आधे मतलब कितना होगा? 2 H2। तो इस तरह से कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। तो मेन रिएक्टेंट में जितने कार्बन रहेंगे उतने CO2 और जितने हाइड्रोजन रहेंगे उसके आधे H2O। तो ये हो गया, आधा बैलेंस हो गया। अब आपको क्या करना है? ऑक्सीजन काउंट करना है। जैसे इधर देख लो, इधर कार्बन कितने? 2 कार्बन है, तो इधर कितने रहेंगे? 2 CO2। हाइड्रोजन 5 और 1 कितने हो गए? 6 हो गया। 6 हाइड्रोजन है तो थ्राइस H2, आधा बैलेंसिंग हो गया। अब उसका रिमेनिंग बैलेंसिंग, अब आपको क्या करना है? प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन को काउंट करना है, टोटल ऑक्सीजन काउंट करना है। तो कितने हो गए ऑक्सीजन? ये 2 हो गए और ये कितने हो गए? 2 हो गए। तो 2 और 2 4 ऑक्सीजन। मेन रिएक्टेंट में चेक करो ऑक्सीजन है क्या? नहीं है। तो 4 ऑक्सीजन टोटल बैलेंस यहाँ होंगे, दैट इज ट्वाइस O2। इतना सिंपल था बैलेंसिंग। तो आपको कोई भी हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स की रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत सिंपल है। चल आ जाओ, वो नवेश सर को बोलो बाहर जो है तो उनको एक साथ खड़े करो, बोलो फिर इधर से उधर से। चलो बेटा इधर से ले लो। हाँ वो गेट खोल दे मानो।
बैलेंसिंग इस तरह से, अब ये इथिल अल्कोहल है, इसमें अपन ने कार्बन ऑक्सीजन बैलेंस कर दे रहे, कार्बन और हाइड्रोजन। अब बचा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बैलेंस कैसा होगा चेक कर लो। ऑक्सीजन क्या होगा, फिर से इधर ऑक्सीजन 2 2 जा 4, 4 ऑक्सीजन, और ये 3 ऑक्सीजन कितने हो गए 7, तो ये 4 ऑक्सीजन और ये 3 ऑक्सीजन कितने हो गए 7 ऑक्सीजन। अब 7 ऑक्सीजन है टोटल उधर, तो इधर पहले ये देखना उधर के टोटल ऑक्सीजन काउंट करने के बाद मेन रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है क्या, तो क्या इसमें ऑक्सीजन है? कितना ऑक्सीजन है? तो 7 में से गया कितना, बचे कितने, तो 6 यहाँ बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब क्या रहेगा 3 O2, सिंपल है। तो कंबशन रिएक्शन को अगर मैं ओरली बोलूँ तो जिस कंपाउंड का कंबशन का रिएक्शन बैलेंस करना है उसका 1 मोल लेना है रिएक्टेंट साइड में, उसकी स्टैंडर्ड स्टेट में। कल हमने देखे थे कि सॉलिड के लिक्विड के नंबर ऑफ मोल काउंट नहीं किए जाते ड्यूरिंग कैलकुलेटिंग ऑफ डेल्टा एन, और डेल्टा एन आपको निकालते आना ही चाहिए, उस पर आगे न्यूमेरिकल में काम पड़ता है। तो हम क्या करेंगे कि डेल्टा एन निकालने के लिए हमको फिजिकल स्टेट पता होना चाहिए। तो फिजिकल स्टेट इन कंपाउंड की फिजिकल स्टेट के साथ में लिए 1 मोल प्लस O2 गैस, इट गिव CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। अब बैलेंसिंग किस तरीके से होगा, मेन रिएक्टेंट में जितने कार्बन रहेंगे उधर उतने CO2, जितने कार्बन उतने CO2, जितने हाइड्रोजन उसके आधे H2O, और फिर उधर ऑक्सीजन टोटल काउंट करना, दोनों मिला के मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला के क्या काउंट करेंगे अपन ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन जितने भी भरेंगे उसमें से मेन रिएक्टेंट में कि ऑक्सीजन माइनस करना, अगर हो तो, जैसे मीथेन में नहीं था करके माइनस नहीं हुए, फिर डायरेक्ट यहाँ बैलेंस करे। इथिल अल्कोहल में एक ऑक्सीजन था करके एक माइनस करके बचे हुए ऑक्सीजन जो थे वो यहाँ पे बैलेंस करे, इस तरह से बैलेंसिंग पूरा हुआ। अब आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट समझा कर देता हूँ क्या होता है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जिसको सिर्फ कोएफिशिएंट ही कहते हैं। तो जो स्टोइकियोमेट्रिक है बेसिकली वो कोएफिशिएंट ही है। जैसे यहाँ पे मीथेन का कोएफिशिएंट 1 है तो आप इसके नीचे लिख सकते हैं 1 मोल, O2 का कोएफिशिएंट 2 है तो अपन इसके नीचे लिखेंगे 2 मोल, CO2 का कोएफिशिएंट 1 है तो इसके नीचे लिखेंगे 1 मोल, और H2O का कोएफिशिएंट 2 है तो इसके नीचे लिखेंगे अपन 2 मोल। अब आपने क्या करे, मोल को लिख ले, अब मोल का मोल जानना पड़ेगा। अब बताओ मोल का मोल क्या है, मोल केमिस्ट्री का, और दूसरा जो मोल है वो हिंदी का यानी कीमत। तो मोल की कीमत होती है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट कंपाउंड, या 22.4 dm³ ऑफ एनी गैस एट STP। अब मॉलिक्यूलर वेट एक तरह का वेट है, और जो 22.4 dm³ है वो वॉल्यूम है। मतलब अब आप इसके नीचे पता क्या लिखेंगे, अब मैं आगे की जो कहानी बता रहा हूँ ना वो इंपॉर्टेंट है। 1 मोल मीथेन के नीचे में उसका दूसरा और रूप लिख सकता, यानी वो रहेगा 16 ग्राम मीथेन। 2 मोल O2 के नीचे लिखूंगा मैं 64 ग्राम ऑक्सीजन। 1 मोल CO2 के नीचे लिखूंगा 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और 2 मोल वाटर के नीचे लिखूंगा मैं 36 ग्राम ऑफ वाटर। और एक बात ध्यान में रखना, जब कभी भी किसी कंपाउंड का कंबशन होता है तो वहाँ पे हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। तो ऑल कंबशन रिएक्शंस आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, because in that case heat energy is evolved and the enthalpy change so occur is called as heat of combustion and it is denoted by delta HC, और उसकी वैल्यू जो रहेंगी वो हमेशा निगेटिव में रहेंगी। मान लो अपन ने 100 किलो जूल ले लिए, ये अपन ने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लिए 100 किलो जूल। मतलब अब अगर मैं बोलूँ कि मीथेन का 1 मोल का जब कंबशन होगा उसके लिए 2 मोल ऑक्सीजन गैस लगेगा, और 1 मोल CO2 बनेगा, 2 मोल H2O बनेगा, और साथ में 100 किलो जूल एनर्जी इवॉल्व होंगी। निगेटिव साइन है करके हीट एनर्जी इवॉल्व होंगी, पॉजिटिव है तो हीट एनर्जी एब्सॉर्ब होती थी। अब आप क्या कर सकते, इसके बाद में भी ये अपन ने मोल को क्या में कन्वर्ट करे वेट में। अब अपन मोल के जगह क्या लिखेंगे वॉल्यूम, तो 1 मोल की वैल्यू रहेंगी 22.4 dm³, तो 2 मोल की वैल्यू रहेंगी 44.8 dm³। इधर 1 मोल की अगेन वैल्यू कितनी रहेंगी 22.4 dm³, और 2 मोल की वैल्यू कितनी रहेंगी 44.8 dm³। बन गए, सिंपल बन गए। यहां पर अपन मोल कंसेप्ट का एक लॉ देखेंगे जिसको कहते हैं एवोगैड्रो लॉ। तो अपन इसी के अंदर एवोगैड्रो लॉ भी कंप्लीट करते हैं। मैं एक रिएक्शन में सभी कंसेप्ट लाके मर्ज कर रहा हूँ, और इसमें वेराइटीज ऑफ न्यूमेरिकल बनेंगे। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर मुझे एनसीईआरटी बुक के 2 न्यूमेरिकल दिख रहे हैं,
दो न्यूमेरिकल अपन सॉल्व करेंगे इस पर से, और एवोगाड्रो लॉ भी समझेंगे, और आगे का जो पूरा काम है थर्मोडायनामिक्स के बैलेंसिंग का वो भी अपन इसी के अंदर क्लियर करेंगे। अब देखो क्या हो रहा, अगर मैं आपको इस रिएक्शन पे पूछूंगा मेरे पास मीथेन के 2 मोल रहते, कितने मोल रहते, तो मुझे ऑक्सीजन कितना मोल लगता, 4 मोल ऑक्सीजन लगता। ये पता क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन ऐसा है, एक गाड़ी 1 लीटर में 20 किलोमीटर चलती, तो 2 लीटर में कितना किलोमीटर चलेंगे। अगर वही गाड़ी से अपनों को 100 किलोमीटर जाना है तो कितना लीटर पेट्रोल लगेगा अपनों को, 5 लीटर पेट्रोल लगेगा। अरे समझ में आ रहा है, आपको इसमें कोई भी 2 क्वांटिटी को उठा के इक्वेट करते आ सकता। जैसे 1 मोल मीथेन यानी 16 ग्राम मीथेन, 16 ग्राम मीथेन है, उसको जलाने के लिए 64 ग्राम ऑक्सीजन लग रहा। अब मान लो मेरे पास 16 ग्राम मीथेन ना रह के 8 ग्राम मीथेन रहता, कितना ग्राम, 8 ग्राम, तो कितना ग्राम लगता, 32 ग्राम। एक का भी चेंज अपन करेंगे तो वो प्रोपोर्शनेट चेंज बाकी सब में करना पड़ेगा, और वही प्रोपोर्शनेट चेंज इस वैल्यू के अंदर भी होगा। जैसे 16 ग्राम मीथेन को जलाए तो 100 किलो जूल एनर्जी इवॉल्व होगी। अगर अपन 16 की जगह 8 ग्राम मीथेन को जलाएंगे तो 50 किलो जूल एनर्जी इवॉल्व होगी। 16 ग्राम मीथेन को जला रहे अपन, तब जाके अपनों 1 मोल CO2 बन रहा और 2 मोल H2O बन रहा। अगर मैं 8 ग्राम मीथेन को जलाऊंगा तो आधा मोल CO2 बनेगा और 1 मोल H2O बनेगा। आप किसी को भी इक्वेट कर सकते हैं। अरे समझ में आ रहा है, बस सिंपल है। यही रिएक्शन पर एनसीईआरटी बुक के अंदर क्वेश्चन है, जरा सावधान पोजीशन में बैठो क्लास के अंदर, जरा अब लंबा चल रहा है प्रॉब्लम। तो इमीडिएटली अपन एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन भी ओपन करेंगे, पहले बैलेंसिंग समझ लो। तो अब देखो इधर देख लो, इसमें एक एवोगाड्रो लॉ बता रहे थे। अब क्या बात, एवोगाड्रो लॉ का कहना है क्या, जो अलग अलग गैसेस हैं उनके मोल अगर इक्वल है तो उनके मॉलिक्यूल इक्वल रहेंगे। इक्वल मोल ऑफ डिफरेंट गैसेस ऑक्यूपाई इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये एवोगाड्रो लॉ है। ठीक है, एवोगाड्रो लॉ और उस पर के 2 न्यूमेरिकल इमीडिएटली अपन देखेंगे। ये देखो, ये आ गया एवोगाड्रो लॉ, और साथ में प्रॉब्लम भी। ये इसलिए बता रहा हूँ एवोगाड्रो लॉ, इसके स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आ सकता है। पहले अपन एवोगाड्रो लॉ भी क्लियर कर लेंगे, पॉइंट क्लियर कर लो। जैसे कि ये दिस इज द एवोगाड्रो लॉ। ठीक, देखो एवोगाड्रो लॉ, इस लॉ पर क्वेश्चन आ सकता है नीट के अंदर। थ्योरी का क्वेश्चन है, इतनी पूरी लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो अब क्या होता है, एनसीईआरटी बुक का रीडिंग करते वक्त थोड़ा सा स्मार्टनेस यूज करना पड़ेगा आपको, तो आप बहुत सिलेबस को कंडेंस कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब जैसे एवोगाड्रो लॉ बच्चे जब सेल्फ स्टडी करते ना तो 1811 से पढ़ते बैठते, जबकि 2023 में पढ़ने का था। एवोगाड्रो लॉ के अंदर जो मेन लाइन है वो देखो कहाँ से शुरू होती है। एवोगाड्रो प्रपोज दैट, ये यहाँ से, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाई और कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी जो उनका मोल रेशियो रहेगा आप उसी को मॉलिक्यूल रेशियो ले सकते। एवोगाड्रो मेड अ डिस्टिंक्शन between atoms and molecules which is quite understandable in present time। अब इसका ये जो लाइन है ना, ये लाइन एज इट इज दे रहेंगी क्वेश्चन के अंदर।
एंड दिस इज द स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू विच लॉ, ऐसा ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 लॉ दिए रहेंगे, फिर आपको अलग अलग केमिस्ट्री की बुक में 4 लॉ डाल देंगे वहाँ पे। तो क्लिक होना चाहिए ना कि एवोगाड्रो लॉ, तो एवोगाड्रो लॉ का कहना ये है कि अगर